नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक चांठिया AIRONDF चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हर बार की तरह आज भी आपके साथ विश्व परिवार दिवस के दिन परिवार की प्रासंगिकता और वर्तमान में जब ज़िंदगी कठिन होती जा रही है तब परिवार कहां पर जाकर खड़ा हुआ है, उस संदर्भ में हम परिवार के बारे में जानेंगे और यह जानेंगे कि परिवार शब्द जो कि आज से नहीं, जब से पृथ्वी पर जीव जंतु हैं तब से है। बस फ़र्क इतना था कि जब पृथ्वी पर जीव जंतु बन रहे थे और वह एक बार बनने के बाद स्वयं नर मादा के रूप में इस गुणों से आच्छादित किए गए थे कि वह अपने आप अपने वंश को बढ़ाने के लिए संतति पैदा कर सकें, तो उस समय जो परिवार बनते थे वह पूर्णतया जैविक होते थे। लेकिन यह जैविक परिवार में भी नर मादा और उनसे पैदा होने वाले बच्चे होते थे, लेकिन यह परिवार क्षणिक परिवार होता था, एक समय विशेष का होता था। जैसे ही बच्चे इस योग्य हो जाते थे कि वह खुद अपना शिकार कर सकें, अपनी सुरक्षा कर सकें, ये परिवार विघटित हो जाते थे। लेकिन आज से करीब 10,000 वर्ष पूर्व जब से मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण किया है, तब से परिवार एक सामाजिक अवधारणा के रूप में भी है, एक सांस्कृतिक अवधारणा के रूप में भी है। अब उस जैविक परिवार को हम सिर्फ उस समय तक स्थिर नहीं रखते हैं जहाँ तक हमारे बच्चे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। हम उसके बाद भी उस परिवार को सामाजिक परिवार के रूप में ज़िंदा रखते हैं। नातेदारी के ताने बाने या किनशिप के ताने बाने में उसको बुनते हैं और इस तरह से एक परिवार सामाजिक रूप से स्थापित होता है। और इस सांस्कृतिक परिवार का अगर हम इतिहास के धरातल पर उत्पत्ति देखते हैं तो परिवार जो कि या फैमिली एक लैटिन शब्द है जो फैमुलस से बना है, जिसका मतलब है दास या सर्वेंट, सेवक। और यहाँ पर दास और सर्वेंट का मतलब है कि जो किसी के अधीन रहे, अर्थात परिवार एक ऐसी संस्था थी जिसमें लोग किसी के अधीन रहते थे। लेकिन जब हम भारतीय दर्शन में देखते हैं तो परिवार की परिभाषा में कहते हैं परिव्रियते अनेन, जो किसी के संरक्षण में रहे। यही कारण है कि जब आप किसी बर्तन में ऐसा कोई ढक्कन होता है जिससे किसी चीज़ को ढक कर रखते हैं, तो वह ढक्कन भी सुरक्षात्मक दृष्टि से उसी परिवार की परिभाषा में आता है। और परिवार इसीलिए एक ऐसी संस्था के रूप में है जहाँ पर हम संरक्षण पाते हैं, जहाँ पर हम किसी के अधीन रहते हैं। और इसी अर्थ में जब सामाजिक परिवार बना तो सामाजिक परिवार की परिभाषा में जो पहला परिवार बना, जिसे कि आप नाभिकीय परिवार कहते हैं, क्योंकि किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जो एक परमाणु की संरचना का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक उसी तरह से नाभिक के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन माता पिता और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए अविवाहित बच्चे नाभिकीय परिवार कहलाते हैं या न्यूक्लियर फैमिली कहलाते हैं। यदि इसमें किसी भी बच्चे की शादी हो जाती है और वह बच्चा भी अपने माता पिता के साथ रहता है तो उसे एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। अगर इसी परिवार में माता पिता और उनके माता पिता और चाचा चाची और स्वयं के बच्चे शादीशुदा रहने लगें, लेकिन चूल्हा एक हो, छत एक हो और आर्थिक नियंत्रण एक हो, तो यही संयुक्त परिवार कहलाता है। और भारत जैसी ग्रामीण व्यवस्था सहित विश्व की जितनी ग्रामीण व्यवस्थाएं थीं, खासतौर से भारत में संयुक्त परिवार उसका एक विलक्षण कारण था जो बांधे रहता है। जैसे एक शरीर, एक कोशिकीय प्राणी अमीबा कहलाता है। जब भी वह किसी खतरे में होता है तो 2 भागों में बंटकर तुरंत 2 अमीबा बन जाता है। लेकिन मानव शरीर उन जटिल कोशिकाओं का संग्रह है, या जितने भी स्तनधारी जीव जंतु हैं वह उन कोशिकाओं के संग्रह हैं जिसमें अनंत लाखों करोड़ों अरबों कोशिकाएं हैं। ठीक इसी तरह से परिवार भी लोगों को बांधे रखने और एक दूसरे के सापेक्ष अपने दायित्वों और कर्तव्यों को बनाए रखने का कारण ही परिवार है।
लेकिन क्या कारण है कि 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ को यह सोचना पड़ा कि विश्व में परिवार खत्म हो रहे हैं, लोगों की परिवार के प्रति आस्था खत्म हो रही है, और इसीलिए 1993 से हर वर्ष यह निश्चित किया गया कि 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाएगा। और इस साल जो परिवार दिवस की थीम है वो परिवार और जनसांख्यिकीय परिवर्तन है। आप देख रहे हैं जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से किसी क्षेत्र में दबाव बढ़ रहा है और जिस तरीके से संसाधनों की कमी हो रही है, वहाँ पर न चाहते हुए भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक निश्चित दूरी की ओर बढ़ता जा रहा है, और यह दूरी परिवार जैसी संस्था को विघटित कर रही है। आज मोनैड उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति, आप देखते हैं सिंगल मदर, सिंगल फादर का कंसेप्ट धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। यही नहीं, अब तो यह भी कंसेप्ट आ गया सरोगेसी में, लोग चाहते ही नहीं है कि हम किसी के साथ संबंध बनाकर कोई दायित्व का निर्वाह करें, लेकिन वो चाहते हैं मेरा वंश चले, तो वह सरोगेसी से बच्चे पैदा करके सिंगल फादर बन रहे हैं, सिंगल मदर बन रहे हैं। और अगर माता पिता के रूप में वह स्थापित भी हो गए, जिसकी वकालत सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 का अनुच्छेद 10 और 1916 अनुच्छेद 16 करता है, और जो न सिर्फ परिवार की सुरक्षा की बात करता है बल्कि इसकी भी वकालत करता है कि कोई भी परिवार की प्रारंभिक कड़ी या बेस विवाह होता है, वह विवाह किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से करने की अधिकृत प्रणाली है और उसमें कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। यही नहीं, यदि वह विवाह करने के बाद उसे लगता है कि उस विवाह को करके त्रुटि हुई है या दोनों के विचारधाराएं या परंपराएं साथ में चल नहीं पा रही, तो तलाक लेने का भी एक अधिकार पैदा हो गया है। और यहीं पर सबसे बड़ा प्रश्न आपके सामने उठता है कि जब परिवारों में कोई भी व्यक्ति संतुलन की स्थिति में अपने कुछ अधिकारों को समर्पित करके रहना ही नहीं चाहता है, तो यह एक खतरनाक स्थिति है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि हम परिवार की जो परिभाषा है उसके साथ नहीं रहना चाहते, बल्कि अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं, अपने व्यक्तिगत भविष्य के लिए ज़्यादा जीना चाहते हैं। आप देखते होंगे कि सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र में शिक्षा, माता पिता सभी के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वर्तमान में बच्चे जिस तरह से चाहते हैं कि हमें जो शिक्षा ग्रहण करनी वो मेरी मर्जी है, और इस कारण से भी अब परिवार ठीक उसी जैविक परिवारों की तरह हो गए हैं जो सामाजिक और सांस्कृतिक धरातल पर तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वह है सिर्फ उसी जैविक की तरह जिसमें बच्चे तभी तक माता पिता से जुड़े हुए हैं। माता पिता भी तभी तक आपसी लड़ाई झगड़े या तनाव को नज़रअंदाज कर रहे हैं जब तक बच्चे बड़े ना हो जाएं या बच्चे अपने पैरों पर खड़े ना हो जाएं। और इस कारण से जो समाज में बिखराव आ रहा है वह बिखराव ना आए और हम परिवार को लेकर जी सकें, इसके लिए ही विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। लेकिन शांति की तलाश और मानवाधिकार की बातों ने परिवार को प्रभावित बहुत ज़्यादा किया है। आज जिस तरीके से बंटवारे का कानून आ गया है, राजस्व संहिता 2006 में धारा 31 की उपधारा 2 में जितने भी को शेयरर हैं सभी के बीच में समान रूप से संपत्ति बांटने की बात हुई, और विवाह के बाद ज़्यादातर घरों में जो यह स्थिति दिखाई दे रही है कि उनका बंटवारा हो जाए, या फिर जिस तरीके से 2007 में सरकार को माता पिता और वृद्ध लोगों के भरण पोषण के लिए एक कानून लाना पड़ा ताकि बच्चे अपने माता पिता या जिन्होंने उनकी परवरिश किया है उनके प्रति अपने आर्थिक दायित्वों का पूर्णता कर सकें। वह यह बताता है कि आने वाली पीढ़ी का परिवार के प्रति भाव कम हुआ है,
विवाह भी वह सिर्फ एक समय विशेष का कार्य समझते हैं। अब वह इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि यह कोई जन्म जन्मांतर का संबंध है या इसमें किसी भगवान का कोई योगदान है। वह पूर्ण रूप से उसी प्राकृतिक नियम को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें एक नर और मादा एक समय विशेष पर यह सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें साथ में रहना है, और साथ रहने के बाद यदि संतानोत्पत्ति हो गई तो सिर्फ कानून के दायरे में यह रह गया है कि उस संतान की परवरिश, उस संतान का भरण पोषण, उस महिला जिससे बच्चा पैदा कर लिया उसका भरण पोषण आदि की व्यवस्था हो जाए। उसमें भावनाएं नहीं हैं। और यही कारण है कि इन कानून के दायरों के कारण आपको एक आभासी परिवार दिखाई देने लगता है, क्योंकि संपत्ति का बंटवारा हो, चाहे भरण पोषण की बात हो, चाहे 2007 का माता पिता के भरण पोषण का अधिनियम हो, सभी के कारण एक ऐसी स्थिति बनी रहती है जिसके कारण लोग जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मैंने इस पर किताब भी लिखी है, ज़ीरो किनशिप, शून्य नातेदारी, कि हम किसी के बेटे तो हैं लेकिन जो बेटे की भूमिका है हम उसे अब नहीं निभाना चाहते हैं। हम सिर्फ अपने वह अधिकार चाहते हैं जो मेरे पिता से वंशानुगत रूप में मुझे मिलनी चाहिए, जो मेरे अधिकार हैं। और यही कारण है कि उस जगह पर हम सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के सापेक्ष सिर्फ अपने माता पिता का भरण पोषण करना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर अपनी भूमिका नहीं निभाना चाहते हैं। और इसी भूमिका के होते हुए भी अपनी भूमिका न निभाना और उस भूमिका के निभाने की वैधानिक अनिवार्यता होने के कारण अपनी जगह पे किसी प्रॉक्सी व्यक्ति का चयन करना, जिसमें आजकल आप देखते हैं गवर्नेंस का अपॉइंटमेंट लोग कर देते हैं, नौकर रख लेते हैं, वृद्धाश्रम में माता पिता को रख देते हैं, वह सभी जीरो किनशिप की तरफ समाज को ले जा रहा है। और यही ज़ीरो किनशिप यह बताती है कि हमको ज़ीरो किनशिप की तरफ न जाकर, बल्कि क्योंकि ज़ीरो किनशिप के बाद एक नकारात्मक ऋणात्मक किनशिप भी आरंभ हो जाएगी, जहाँ पर हम व्यवहार में भी सिर्फ जैविक आधार पर जिससे जुड़े हैं उसी के लिए, और उसमें भी जैविकता में जिससे संबंधों के आधार पर जुड़े हैं उसी पर आधारित रह जाएंगे, और उसके कारण परिवार विघटन की ओर बढ़ जाएंगे। जैसे जानवर या पशु जगत में वो अपने प्रजनन के समय एकत्र होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और फिर चले जाते हैं। बच्चे बाद में ज़िंदा रहे नहीं रहे, वह अपना वंश बढ़ा पाए नहीं बढ़ा पाए, इनकी उन्हें चिंता नहीं रहेगी। लेकिन मानव ने इन सभी बातों को अपने में समेटा था, संस्कृति बनाई थी कि वह सिर्फ बच्चे नहीं पैदा करेंगे, वह किसी औरत को पत्नी बनाकर नहीं लाएंगे, बल्कि पूरे जीवन काल में हर व्यक्ति यह जानेगा कि कौन पति है, कौन पत्नी है, कौन बच्चे हैं, और वह पत्नी जिसकी बेटी है, वह पति जिसका बेटा है, उनके सारे नातेदारों के नाम भी एक साथ होंगे। इस तरह से परिवार एक वृहत रूप में होगा, और परिवार की वह स्थापना हमको एक कठिन समय में, बीमार होने के समय में दृढ़ता देगी, हमें सुरक्षा में एक साथ एक ही छत के नीचे कई लोगों को प्रस्तुत करेगी, हमें मनोवैज्ञानिक सुरक्षा देगी, हमें शारीरिक सुरक्षा देगी, हमें आर्थिक सुरक्षा देगी, हमें समाज में स्थापित करेगी। क्योंकि सुकरात ने भी कहा था कि परिवारों का समुच्चय ही समुदाय कहलाता है, और यही समुदाय बड़े रूप में समाज का निर्माण करते हैं, फिर इस समाज से देश का निर्माण होता है। तो यदि इकाई के रूप में परिवार विघटित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से देश विघटित हो रहा है, और जब देश विघटित होंगे तो विश्व विघटित होगा, और यह विघटन हमें फिर से पशु जगत की ओर ले जा रहा है। उस पशु जगत की ओर हम न जाएं। और सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 के पहले अनुच्छेद वी ऑल आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल का अर्थ संकुचित रूप में न लगाकर इस अर्थ में लगाएं कि हम स्वतंत्र भी हैं, समान भी हैं, और उतनी ही समानता और स्वतंत्रता के साथ हमें दूसरों की समानता और
स्वतंत्रता का ध्यान रखना है। तो यह पृथ्वी फिर से अयम निजः परो वेटी गणना लघु चेत श्याम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना से एक पूरे परिवार के रूप में यह विश्व स्थापित होगा। और हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर जिस तरीके से विश्व में रेसिज्म, रंग भेद नीति आदि का है, वह सब खत्म होगी, क्योंकि हमारे अंदर परिवार की भावना होगी। जनजातियों में प्रत्येक जनजाति पृथ्वी पर और खासतौर से भारत में जहाँ पर 700 से ज़्यादा जनजातीय समूह चिन्हित हैं, वह इसीलिए आज भी अस्तित्व में है, क्योंकि उनमें पारिवारिक दृढ़ता, पारिवारिक भाईचारा, पारिवारिक एकता सबसे ज़्यादा है। यदि आपको अपनी पहचान को ज़िंदा रखना है तो फिर परिवार को भी ज़िंदा रखना होगा। एक जैविक प्राणी से बढ़कर आपको एक सांस्कृतिक प्राणी बनना होगा, और सांस्कृतिक प्राणी बनने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी नैतिकताओं, अपने आदर्शों और नियमों के अंतर्गत अपने अंदर की तमाम उन इच्छाओं और भावनाओं के साथ साथ दूसरे की इच्छा को भी लेते हुए एक उभयनिष्ठ इच्छा के साथ परिवार और समाज की रचना में भागीदारी बने। जनसंख्या के दबाव के साथ, संसाधनों के दबाव के साथ उस उभयनिष्ठ व्यवस्था में, उस उभयनिष्ठ इच्छाओं, उभयनिष्ठ भूख, उभयनिष्ठ भविष्य को लेकर परिवार को जिंदा रखें। यही विश्व परिवार दिवस की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं आलोक चांटिया किसी और अच्छे विषय पर आपके साथ होऊंगा। आप सभी को विश्व परिवार दिवस की शुभकामना। आप किसी परिवार में पैदा हुए हैं और किसी, जिसको आप फैमिली ऑफ ओरिजिन कहते हैं, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, इसमें आप किसी परिवार के लिए जनक बनेंगे। उस परिवार को आप अपने जीवन काल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ब्रैकेट में ज़िंदा रखेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी यह जान सकें परिवार क्या होता है। मैं अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।